What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम पहुंच गए हैं हमारे वीक नंबर 2 दैट इज डे 12 पे और वीक 2 का आज एंडिंग है और आज एक चैप्टर और हम खत्म करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में से दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये यूनिट 2 का पहला चैप्टर है। यूनिट 1 का एक चैप्टर बचा है, उसको मेरा अगले वीक में शेड्यूल्ड है वो, तो उसको हम अगले वीक में कंप्लीट करेंगे। अगले वीक में तो सब कुछ ही कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार चीज़ें होने वाली हैं। आइए जल्दी से जाओ, जाके फटाफट अटेंडेंस लगाओ कमेंट्स में और शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 2 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेट्स बिगिन। अब देखो यार, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 15 मिनट में इसका रिवीजन हो जाएगा और तुम्हें पूरा बैठ के लर्न कर लेना है भाई। आज तुम्हारे पास लर्निंग का काम बहुत सारा है, कल संडे को यूटिलाइज करना, कल तुम्हें सारा रिवीजन करना है बिजनेस स्टडीज़ का। अकाउंट्स के तो 3 घंटे मैं फिक्स कर चुका हूँ, 12 बजे से लेके 3 बजे तक होमवर्क दे चुका हूँ अकाउंट्स की क्लास में। पूरी क्लास देखना, लास्ट में होमवर्क दिया है। और इकोनॉमिक्स में आज ये चैप्टर खत्म होगा। इंडियन इको थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट है, तो तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग तुमने पिछले संडे पे कर लिया था, तो इस संडे को डेडिकेट कर देना इन 3 चैप्टर्स पे, ठीक है। चलो भाई, सर सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। देखो यार, कभी भी प्रोडक्शन करना होगा ना, जैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, तुम इस वीडियो का प्रोडक्शन ही ले लो भाई, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसी तरीके से गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो कभी भी प्रोडक्शन होता है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल कैपिटल। सर फिजिकल कैपिटल क्या है? मशीनें जितनी भी हैं, जैसे कैमरा हो गया, ये माइक हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सारे फिजिकल कैपिटल हैं। और ह्यूमन कैपिटल मैं हो गया, मैं नहीं हूं तो ये सब बेकार है, ये नहीं है तो मैं बेकार हूं, मुझे चाहिए ना ये सारी चीजें। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि हमारे पास कितना स्टॉक है स्किल का और एक्सपर्टीज का ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये समझो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है बच्चों, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। नेशनल इनकम में याद है, इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स, जितने भी लोग प्रोडक्शन करते हैं सबकी स्किल्स को जोड़ दो तो ह्यूमन कैपिटल हो जाता है। सर व्हाट इज अ फिजिकल कैपिटल? वो सभी इनपुट्स जो प्रोडक्शन के लिए यूज होंगे, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, सब कुछ, ये फिजिकल कैपिटल है। अब सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, फिजिकल कैपिटल टेंजिबल है, आप देख सकते हो। ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है। भाई मेरी कितनी स्किल है, कितनी कैपेबिलिटीज है, मेरी शक्ल देख के आप नहीं बता सकते, राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिशिएट होंगी समय के साथ। ह्यूमंस भी डेप्रिशिएट होते हैं भाई, जैसे जैसे मैं एजिंग करूंगा, मैं बुजुर्ग होता चला जाऊंगा, तो मेरी एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी, हेल्थ डाउन होगी। लेकिन अगर मैं अपनी हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दूं, मैं अपनी हेल्थ के लिए अच्छी डाइट लूं, वर्कआउट करता रहूं, कुछ ना कुछ पढ़ता रहूं, अपनी एजुकेशन पे फोकस करूं, तो फिर उस सिनेरियो में ये हो सकता है कि मैं थोड़ा कम डेप्रिशिएट हूं, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? मोबिलिटी। फिजिकल कैपिटल आराम से मूव कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रेड बैरियर्स की वजह से, इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उसके बाद अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो एज कंपेयर टू मशीन्स, लोग कम मूव करते हैं एक देश से दूसरे देश में, है ना। तो इसकी मोबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, इसकी मोबिलिटी ज्यादा है। सेपरेबिलिटी फ्रॉम ऑनर, क्या आप ऑनर से फिजिकल कैपिटल को दूर कर सकते हो? हाँ, मेरा कैमरा कई बार मेरे फ्रेंड्स ले जाते हैं कि एक दिन के लिए दे दे यार, कुछ फोटोज वोटोज खींचनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है। अब ऑनर से अलग हो गया, बट क्या मेरा माइंड ले जा सकते हैं कि एक दिन के लिए दे दे यार, कहीं जाके पढ़ाएंगे, कहीं जाके स्पीच दे आएंगे? नहीं, वो अलग नहीं हो सकता। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर। डन सर। सर अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नाम में ही है, स्किल्स में जितनी बढ़ोतरी होगी उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोल देंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा हम खर्चा करेंगे लोगों की एजुकेशन में, हेल्थ में, तो हर साल हमारे पास ज़्यादा स्किलफुल लोग बढ़ेंगे। तो जितने लोग बढ़ते चले जाएंगे, इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक हो गया। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो कैसे सकता है? हमें क्या करना होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए? तो देखो बच्चों, इसके अंदर ना 6 चीज़ें दी हुई हैं, मतलब 6 तरीके के आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। सबसे पहले 3 तो खर्चे करने होंगे। सर किस चीज़ पे खर्चा करना होगा? सबसे पहला एजुकेशन पे।
जब हम एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, मैं तो खर्चा भी नहीं मानता हूँ, इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, तो आप बहुत नॉलेज गेन करते हो, बहुत बेटर होते चले जाते हो, बहुत स्किलफुल होते चले जाते हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप बेटर होगा, क्योंकि जितने लोग पढ़े लिखे होंगे उतने वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। दूसरा खर्चा करना है हेल्थ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लोग इसको ना यूजुअली इग्नोर करते हैं, बट करना नहीं चाहिए। मैं खुद उनमें से हूँ जो मैं इसको कई बार इग्नोर करता हूँ, काम के चक्कर में हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। बट अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो काम तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा ना, तो हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अब हेल्थ में जब हम खर्चा करते हैं तो 3 तरीके के खर्चे बच्चों हम करते हैं। कुछ खर्चा करते हैं हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे। प्रिवेंटिव का मतलब होता है जो हमें बीमार होने से बचाती हैं, जैसे वैक्सीन्स होती हैं। फिर कुछ खर्चा करते हैं हम क्यूरेटिव मेडिसिन पे, जिनमें हम एक बार बीमार हो चुके हैं, ये हमें क्योर करने में हेल्प करेंगी, ये हमें बीमारी से बचाएंगी जो हो चुकी है ऑलरेडी, जैसे पैरासीटामोल, हर चीज़ का इलाज। हाँ। उसके बाद हमारे आजकल यही चलता है हाउस होल्ड्स में, बीमारी भी नहीं देखते, पैरासीटामोल खिला देंगे पहले बच्चे को। उसके बाद कौन सी होती है? सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है सोसाइटी में लोगों को अवेयर करना। सर किस चीज़ को लेके अवेयर करना? सोसाइटी में लोगों को अवेयर करना अबाउट मेडिसिनल यूज, अबाउट बीमारियां कौन कौन सी हैं, एडुकेट करना। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास सोशल मेडिसिन में आ जाती है। तो सबसे पहले खर्चा होगा एजुकेशन पे, फिर खर्चा होगा हेल्थ पे, फिर खर्चा होगा बच्चों इन्फॉर्मेशन पे। सर इन्फॉर्मेशन पे कैसा खर्चा? जैसे अगर आप न्यूज़पेपर्स बाय करते हो, मैगजीन्स बाय करते हो, उसमें जानकारी होती है ना। लोग पेड काउंसलिंग्स लेते हैं, करियर काउंसलिंग लेते हैं, कुछ लोग डॉक्टर से काउंसलिंग लेते हैं। तो वो किस चीज़ के खर्चे कर रहे हैं? वो खर्चे कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन पे, जानकारी चाहिए, है ना। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी जब आप खर्चा करते हो तो आप नॉलेजेबल बनते हो, स्किलफुल बनते हो। तो ये हमारे पास तीसरा खर्चा हो जाता है। चौथा, और कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है? माइग्रेशन। जब आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हो, आप देखते हो लोग जॉब स्विच करते हैं, एक जॉब से दूसरा जॉब, दूसरे जॉब से तीसरा जॉब। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? नई नई स्किल सीखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं, उनका पैसा भी बढ़ता है, स्किल भी बढ़ती है। तो माइग्रेट करने से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप होता है। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारी कंपनीज आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है करते करते सीखना। आप जॉब भी कर रहे हो, आप सीख भी रहे हो। तो जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे, आप देखोगे आप इतना कुछ सीख गए हो कि चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। तो इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। ये पॉइंट बोलता है बच्चों की जो हमारे एडल्ट्स हैं, जिनकी पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो चुकी है, उनको क्यों वेस्ट करना? वो भी तो हमारे लिए एक अच्छा रिसोर्स हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं बात तो सही है, हमारे एडल्ट्स भी बेटा हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकते हैं। तो हमें क्या चलाने चाहिए? स्टडी प्रोग्राम्स चलाने चाहिए एडल्ट्स के लिए। अगर हम एडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम्स चलाएंगे तो वह एडल्ट्स भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और हमें बहुत हेल्प करेंगे अच्छी प्रोडक्शन में, राइट। तो 6 चीज़ें हैं जिन पे अगर हम काम करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी की सारी पढ़ाई हैं। किताब साथ साथ लेके बैठना, रीड करते चलना, रात को बैठ के आराम से पॉइंट्स लिखने हैं और लर्न करने हैं। डन सर। इसके बाद आता है बच्चों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से होगा क्या? देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल कह लो या बेनिफिट कह लो, एक ही चीज इसमें हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा बच्चों? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लोगों के इमोशंस और मटेरियल एनवायरनमेंट में ग्रोथ होगी। सर इमोशनल का क्या मतलब है? इमोशनल का मतलब है कि इंसान का माइंडसेट अच्छा होगा। पहले तो वो इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेगा, वो काफी एक तरीके का टेक्निकल होकर डिसीजंस लेगा पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है। दूसरा, उसका मटेरियल एनवायरनमेंट, जो जितना स्किलफुल होगा, जो जितना पढ़ा लिखा होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही बेटर होता चला जाएगा। तो एक इंसान जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब जब एक इंसान एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, स्किलफुल होता है, एजुकेटेड होता है, तो उसका मटेरियल एनवायरनमेंट भी उतना ही अच्छा हो जाता है, आसपास की सराउंडिंग्स भी उतनी ही अच्छी हो जाती हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको 2 तरीके से डेवलप करता है, इमोशनली एज वेल एज मटेरियली। उसके बाद इनोवेटिव स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा? पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, तो हर रोज कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिव हमें देखने को मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशन, द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बच्चों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से फिजिकल कैपिटल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब ये जो बोर्ड है, एक पढ़ा लिखा इंसान इसको बढ़िया चला सकता है एज कंपेयर टू अ लेस एजुकेटेड इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो इसको 100% यूज़ नहीं कर पाएगा। तो हमेशा ये बोला जाता है कि एक एजुकेटेड, एक स्किलफुल, एक हेल्दी इंसान हमेशा मशीन्स को बेटर वे में यूज़ करेगा एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी
एन अनएडुकेटेड या लेस एडुकेटेड इंडिविजुअल। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी। एक इंडिविजुअल या एक इकोनॉमी जिसमें ह्यूमन कैपिटल बेटर होगा, जिसमें ज़्यादा स्किलफुल लोग होंगे, एडुकेटेड लोग होंगे, हेल्दी लोग होंगे, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लोग घर थोड़ी ना बैठेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्शन में। बेटर प्रोडक्शन मीन्स बेटर जीडीपी, बेटर जीडीपी मीन्स बेटर ग्रोथ। तो बहुत अच्छी चीज़ें होती चली जाती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो ये सब रोल या इंपॉर्टेंस बोल दो। इसके बाद आता है बच्चों प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं हमारे देश में, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले बोलते हैं जनसंख्या। भाई हर मेजर प्रॉब्लम के पीछे एक ही कारण है, जनसंख्या। देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से हर इंडिविजुअल तक नहीं पहुंच पाते रिसोर्सेज, हर इंडिविजुअल तक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती, एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, मतलब कि पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाता है जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। भैया स्कूल तो उतने ही है ना, कॉलेज तो उतने ही है ना, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगी सब तक, तो प्रॉब्लम है। दूसरा ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन है कि हमारा बहुत पढ़ा लिखा ब्रेन जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रिसोर्स हो सकता था, वो बाहर चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखो हर बड़ी कंपनी में इंडियन बैठ के काम कर रहा है। अगर वो इंडियन अपने इंडिया में बैठ के काम कर रहा होता तो इंडिया की कितनी ग्रोथ होती। तो ब्रेन ड्रेन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये ब्रेन ड्रेन होता ही क्यों है, वो इस वजह से होता है। देखो डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, हम प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग ही नहीं कर पाए आज तक। हमने कभी यही ध्यान नहीं दिया कि किस स्कूल में कितने टीचर चाहिए, किस कॉलेज में कितने टीचर चाहिए, किस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स चाहिए। अगर फैसिलिटीज़ और ह्यूमन बींग्स का प्रॉपर प्लानिंग हो जाए ना, तो इनको कभी बाहर ना जाना पड़े। तो इस जगह पे हमें ध्यान देना है कि जब मैन पावर प्लानिंग अच्छे से होगा तो सब जगह जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग होंगे, तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो मैन पावर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हम ये बोल सकते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती प्रॉपर, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। आप देखोगे कि लोग बस जॉब्स पे रख दिए जाते हैं, उनको ट्रेन नहीं किया जाता। तो अगर लोगों को ट्रेन किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रिसोर्स हो सकते हैं, बट इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इस पे तो मैं क्या ही कहूँ, आप सब जानते हो कि आपके स्कूल्स के क्या एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं। ये किताबें अपने आप बोल रही हैं, बताओ यही तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं। कई स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो बच्चे नहीं हैं, दोनों हैं तो कोई पढ़ाया नहीं जा रहा, पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत ही बुरे हैं। बहुत सारे टीचर्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपने हालातों की वजह से टीचर बने हैं, ना कि इसलिए टीचर बने हैं क्योंकि वो बनना चाहते थे। अगर जो इंसान वो काम करेगा जो उसको अच्छा लगता है तो वो बढ़िया तरीके से करेगा। जो इंसान वो काम इसलिए करेगा क्योंकि सिर्फ उसको करना पड़ रहा है, तो बस वो काम निपटाएगा, तुम समझते हो, उसको उस काम से कोई लगाव नहीं है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं होती, हेल्थ आप समझ सकते हो। तो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स खराब है। ठीक है जी। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाती हैं गाइस। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है एजुकेशन। सर व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन हम लोग बोल सकते हैं तीन चीज़ें, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। चाहे स्कूल लेवल पे, चाहे कॉलेज लेवल पे, जब भी हम टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग की बात करेंगे इसको हम एजुकेशन बोलते हैं। अब एजुकेशन के लिए बेटा कुछ बॉडीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। हम लोग बोल देते हैं जैसे NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। इसी तरीके से UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन के लिए जो बढ़िया बॉडीज़ काम कर रही हैं वो हमारे पास NCERTs हैं, UGC हैं। इसी तरीके से जब आप संदीप गर्ग पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे हेल्थ की भी एक बॉडी दिखाई देगी। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में आज बताओ कि एजुकेशन के लिए तो चलो ये दो बॉडीज हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ हेल्थ के लिए वो कौन सी बॉडी है जो हमारे देश में लीडिंग रोल प्ले कर रही है। पूछ भी सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो आज कमेंट्स में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। संदीप गर्ग जिनके पास है वो देख के भी बता सकते हैं, जाओ तुम्हें छूट दी, लेकिन तुम्हें लिखना जरूर है ताकि तुम्हें एग्जाम तक याद रहे। ठीक है, एजुकेशन के लिए ये हो गई। हेल्थ के लिए तुम लोग मुझे बताओगे। एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये तो बेसिक बात हो गई। अच्छा, इसके अंदर ना बच्चों, एजुकेशन को हम अभी आगे भी चलेंगे, एक छोटा सा टॉपिक और आता है बीच में, यहाँ पे लिखा नहीं है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो बच्चों ध्यान रखना, ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन को देखा जाता है एज अ सोर्स। एज अ सोर्स का मतलब कि ह्यूमन अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन को देखा जाता है एज एन एंड।
एज एन एंड का मतलब कि इंसान को एजुकेशन हेल्थ अच्छी होनी ही चाहिए, तभी इस ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। यानी अगर डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन और हेल्थ चाहिए ही चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इसीलिए नहीं दे रहे एजुकेशन और हेल्थ क्योंकि उससे वो प्रोडक्शन करेगा, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके लिए वो जरूरी है। जबकि ह्यूमन कैपिटल में क्या बोलता है, ह्यूमन कैपिटल में ये बोलता है कि ह्यूमन को इसीलिए एजुकेशन और हेल्थ देनी चाहिए क्योंकि इससे वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, हमारे लिए ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी लेके आएगा। तो ह्यूमन कैपिटल में इंसान को एक तरीके से बस एक यूज़ की तरीके से देखा जा रहा है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में ये बोला जा रहा है कि इंसान अपने आप में एक एंड है। समझ गए? तो ये डिफरेंस होता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन कैपिटल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है एजुकेशन एंड लिटरेसी आर नॉट आइडेंटिकल। बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना, लिटरेट पर्सन कौन है? हु कैन रीड एंड राइट। जो पढ़ सकता है लिख सकता है वो लिटरेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड हो। एजुकेटेड होता है जिसके पास अच्छी स्किल है, अच्छी डिग्री है, जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। राइट? तो देखो लिखा हुआ है एजुकेशन इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन लिटरेसी। लिटरेसी जस्ट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड right. Education on the other hand encompasses 3 parameters: primary education, secondary education, tertiary education. ठीक है? While all the educated people are literate, अगर आपने इतनी एजुकेशन करी है तो आप रीड एंड राइट तो कर ही सकते हो। तो सारे एजुकेटेड लिटरेट होते हैं, लेकिन सारे लिटरेट एजुकेटेड हो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? बहुत बेसिक सा टॉपिक है। एजुकेशन क्यों जरूरी है ये तो बच्चे खुद भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में अगर आ जाएगा। एजुकेशन से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं, यानी एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग करता है, वो अपना रोल समझता है सोसाइटी में। इट डेवलप साइंस, एजुकेशन से साइंस डेवलप होता है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। इट फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। एक इंसान अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को, वेस्टेज नहीं करता। पढ़ा लिखा इंसान कभी वेस्टेज नहीं करेगा, वो इंपॉर्टेंट समझेगा रिसोर्सेज की कि कितने रिसोर्सेज कम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। इट एक्सपैंड्स मेंटल हॉरिजन, आपका सोचने का नजरिया, आपका तरीका, दुनिया देखने का तरीका सब बदल जाता है जब आप एजुकेटेड होते हो। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की इकोनॉमी में बहुत हेल्प करता है एक एजुकेटेड इंसान। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स, एक सिटीजन अपने कल्चर को समझता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अपनी राइट्स को समझता है। तो इसीलिए एक एजुकेटेड इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी, अब ये तो तुम समझ ही सकते हो। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होगा अगर आप एजुकेटेड हो। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों, सरकार की क्यों ज़रूरत है एजुकेशन और हेल्थ में? गवर्नमेंट की क्यों नीड है एजुकेशन और हेल्थ में? यानी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं कर सकता क्या? तो देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो बहुत बड़ा फिक्स एक्सपेंडिचर चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर बहुत जल्दी से नहीं करेगा, है ना। दूसरी चीज़ लिखी हुई है, प्राइवेट सेक्टर कर भी देगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करेगा। वो बोलेगा भैया मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, अब वो प्रॉफिट के पीछे जाएगा तो एजुकेशन और हेल्थ हो जाएगी महंगी, और हम नहीं चाहते कि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट ही रोल प्ले करे। तो देखो लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर कॉस्ट थ्रू हाई प्राइस। तो अगर प्राइवेट सेक्टर अकेला होगा तो वो प्राइस काफ़ी हाई चार्ज करेगा। आप स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस, आप प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फ़ीस कंपेयर करके देख सकते हो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दूसरा बच्चों, जो इंडिया है वो काफ़ी पुअर कंट्री है, तो इसमें अफोर्डेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो बहुत सारे लोग हाई प्राइजेस अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे हेल्थ और एजुकेशन के। इसीलिए बोला जाता है कि सरकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस आर वेरी वेरी इसेंशियल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। इसके बाद आ रहा है बेटा कि किस तरीके से ग्रोथ हुई है, किस तरीके से हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर को ग्रो करते देखा। तो बहुत सारे आप देखोगे कि कैंपेन्स चले जो गवर्नमेंट ने चलाए, जिस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं टोटल लिटरेसी कैंपेन हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने फोकस करा बहुत सारे अलग अलग जगह पे, जैसे जनरल एजुकेशन को एक्सपेंड करा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सपेंड करा, वोकेशनलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप करी। वोकेशनलाइजेशन का मतलब प्रैक्टिकल्स, जैसे हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इस तरीके की लैब्स जिसके अंदर प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाया जा रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोकेशनलाइजेशन। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, स्किल सिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल टेक्निक सिखानी बहुत ज़रूरी है। रूरल एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज समथिंग जो आपको बस एक बार रीड करनी है,
है ना। अब फीमेल एजुकेशन के लिए जैसे हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है जिससे डेवलपमेंट कर रही है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिस इज जस्ट अ रीड ओनली टॉपिक जो आपको एक बार पढ़ के चलना है एंड वी विल बी ऑल सॉर्टेड। नेक्स्ट आता है इतना करने के बाद भी एजुकेशन एक चैलेंज बना हुआ है। सर इतना करने के बाद भी सरकार इतना कुछ कर रही है अब भी चैलेंज है, क्यों? क्योंकि अभी भी लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स हमारे यहाँ हैं। बच्चों इलिटरेट्स की बात हो रही है, देखो यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हमारे देश में हैं हु कैन नॉट इवन रीड एंड राइट। तो कितना बड़ा चैलेंज हो गया। उसके बाद इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन यानी वही बात है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बस हमें डिग्री बांट रहा है। आवर एजुकेशन इज जस्ट अ डिग्री ओरिएंटेड एंड नॉट स्किल ओरिएंटेड। अगर हमें स्किल सिखाई जाती तो हमें जॉब्स पे बिजनेसेस में कभी प्रॉब्लम आती ही ना। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इज लाइक पैसे भरो डिग्री ले जाओ, तुम्हें कुछ आया है नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चे की अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए इससे फर्क पड़ता है। देख रहे हो, तो वोकेशनलाइजेशन नहीं है भाई। नेक्स्ट है जेंडर बायसनेस। हमारे देश में एजुकेशन के लेवल पे जेंडर बायसनेस बहुत है। आज भी लोग मेल और फीमेल चाइल्ड में जेंडर बायसनेस करते हैं। लड़कियों को पढ़ाई में बहुत आगे नहीं जाने दिया जाता। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री। मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ मुझे बहुत दुख होता है इंटरनली, बट अभी पहले से बेटर है और आने वाले समय में शायद और बेटर होगा जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एजुकेटेड सिटीजन्स बढ़ेंगे, राइट। इसके बाद आता है लो रूरल एक्सेस लेवल। रूरल एरियाज तक पहुंचा नहीं है एजुकेशन, बहुत ही ना के बराबर। रूरल एरियाज से बच्चों को अर्बन एरियाज में आना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो वो एक बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है बिटवीन रिच एंड पुअर। प्राइवेटाइजेशन की वजह से एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता जा रहा है जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब अफोर्डेबल नहीं है तो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा, चल ही नहीं पाएगा। डिफरेंस आ जाएगा रिच एंड पुअर में। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सरकार जितना प्रॉमिस करता है ना बच्चों उतना खर्चा नहीं कर रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है एजुकेशन पे। गवर्नमेंट बोलता है कि हम जीडीपी का 6% एजुकेशन में लगाएंगे, लेकिन लगता है हमेशा 3.5% 4%। तो गवर्नमेंट जितना प्रॉमिस करता है उतना स्पेंड नहीं करता एजुकेशन पे, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए फिर से सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, इन पे खास ध्यान सरकार को देना पड़ेगा, तो ये बेटर होते चले जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि पूरा ही चैप्टर आपने अभी इंडियन इको की सीरीज में लास्ट मंथ भी मेरे साथ किया होगा। अब दोबारा आपका रिवीजन हो गया बहुत अच्छे से। अब लर्निंग मत छोड़ना भाई, कल संडे है, कल तुम्हें बैठ के तीनों चैप्टर्स इंडियन इको के दिमाग में घुसा लेने हैं। कुछ भी करके इंडियन इको बढ़िया तरीके से कल 3 चैप्टर्स लर्न कर लो। टोटल 8 चैप्टर है, 3 हो गए हैं, 5 रह गए हैं, वो भी क्विकली हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा और फटाफट से हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाई करो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस पर ध्यान दो और बहुत शानदार तरीके से आपका ये इंडियन इको के 3 चैप्टर्स याद हो जाएं, राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। 12 दिन हो गए हैं ख़त्म, बचे हैं जस्ट 9 डेज और 9 दिन के बाद तुम्हारा पूरा सिलेबस ही ख़त्म हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको मंडे को। तब तक जितना पोर्शन करा दिया है बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, कुछ भी छोड़ना मत, और हम बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीक अपना प्रोडक्टिवली शुरू करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।